दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि पैतृक संपत्ति, जिससे जुड़े जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि अगर उनके पिताजी की तरफ से उन्हें कोई संपत्ति मिली है, उनके दादाजी से उनको कोई संपत्ति मिली है, या उनकी माताजी की तरफ से उनको अगर कोई संपत्ति मिली है, तो क्या वो पैतृक संपत्ति मानी जाएगी, या फिर उनके पिताजी ने कोई विल कर दी है या फिर गिफ्ट कर दी है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति मानी जाएगी? बेसिकली दोस्तों, एक रिलेवेंट जजमेंट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पिताजी से या अपने दादाजी से अगर कोई संपत्ति मिल रही है, तो वो भी आपकी स्वयं अर्जित यानी आपकी खुद की मालिकाना हक रख के ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन के साथ आपको देखना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पैतृक संपत्ति रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है, उन सभी का जवाब देंगे, वो भी रिलेवेंट जजमेंट के साथ। यानी जो भी कंफ्यूजन अगर आपको है पैतृक संपत्ति रिलेटेड, वो आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है पैतृक संपत्ति और क्या है स्वयं अर्जित संपत्ति। दोस्तों, वीडियो के आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे कि पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी रिलेवेंट जजमेंट है, लेकिन सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दें क्या है स्वयं अर्जित संपत्ति। आइए जान लेते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सिंपल हिंदी भाषा में कहें तो स्व अर्जित संपत्ति। ये वो संपत्ति होती है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कमाई हुई कमाई से संपत्ति खरीदता है, ना कि उसके पूर्वजों द्वारा कोई संपत्ति उन्हें दी गई है। उस संपत्ति को स्वयं अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। फिर भी कुछ कंडीशन में, जैसे कि पिताजी की तरफ से आपको कोई संपत्ति मिल रही है, दादाजी से या परदादाजी से अगर आपको कोई संपत्ति मिल रही है, तो वो भी आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पिता द्वारा, आपके दादा द्वारा या आपके परदादा द्वारा अगर कोई विल बनाई गई है या फिर गिफ्ट डीड बनाई गई है या फिर सेल डीड बनाकर आपको संपत्ति दी गई है, तो वो भी आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति ही मानी जाएगी, ना कि वो आपकी पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके जो पिताजी है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। आपके पिताजी जीते जी अगर विल बनाकर अगर जाते हैं आपके नाम से, तो उसे सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाएगा। वो संपत्ति आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी और इस संपत्ति पर और कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक रिलेवेंट जजमेंट है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो जजमेंट है गोविंद भाई छोटा भाई पटेल वर्सेस पटेल रमन भाई माथुर भाई। सिविल अपील नंबर है 7528, जो 23 सितंबर 2019 को यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है। आइए जानते हैं इस जजमेंट में क्या ऑर्डर पास किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति अगर वो दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, अपने बेटे को दे रहा है, अपने पोते को दे रहा है या फिर अपनी बेटी को अगर दे रहा है, तो जिसको वो संपत्ति मिल रही है वो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, वो संपत्ति उन लोगों की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। अब दोस्तों, अगर उस विल में, उस गिफ्ट डीड में या उस सेल्स डीड के अंदर अगर एक क्लोज मेंशन किया जाएगा, यानी कि अगर उसमें कोई क्लोज मेंशन किया जाएगा, जैसे कि अगर वो संपत्ति जो है उसे पैतृक संपत्ति माना जाना चाहिए, तभी वो पैतृक संपत्ति कंसिडर करी जाएगी। अगर ऐसा कोई भी क्लोज मेंशन नहीं है, तो वो व्यक्ति जिसको ये संपत्ति मिल रही है वो उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो ये पूरा रिलेवेंट जजमेंट जो है इसके अंदर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसके तहत ये क्लियर हो गया कि अगर कोई पिता द्वारा अगर स्वयं अर्जित संपत्ति कमाई गई है और वो अपने बच्चों को दे रहा है या किसी को भी वो दे रहा है, वो उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी, विल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, डीड के थ्रू। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि स्वयं अर्जित संपत्ति क्या है, यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे। अब यहां से हम बात करेंगे दोस्तों पैतृक संपत्ति के रिलेवेंट जजमेंट के बारे में। तो कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है पैतृक संपत्ति को लेकर, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। आइए
कुछ लोगों का यह मानना है कि पैतृक संपत्ति यानी 4 पीढ़ियों से मिली पुरानी जो संपत्ति है, यानी आपके दादा से परदादा से जो आपको संपत्ति मिली है और उसका अभी भी अविभाजित नहीं हुआ है, यानी उसका बंटवारा नहीं हुआ है और आपको मिली है, तभी वो पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है जो संपत्ति आपको अपने पिता से मिल रही है या आपके दादा से मिल रही है तो वो आपकी पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। कुछ लोगों का यह कहना है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने के बाद भी वो पैतृक संपत्ति ही होती है और कुछ लोगों का यह भी कहना है बंटवारा होने के बाद जो पैतृक संपत्ति है वो स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाती है। तो दोस्तों, ज्यादातर सभी लोगों में इसको लेकर कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से उनके जो केस है वो कोर्ट में फंसकर रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी रिलेवेंट जजमेंट नहीं होती है अपनी बात साबित करने के लिए। लेकिन मैं आपको इन सबको क्लियर करने के लिए एक रिलेवेंट जजमेंट बताने जा रहा हूं। आइए इसके रिलेवेंट जजमेंट के बारे में बात करते हैं। असनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर, सिविल नंबर है 5128, 1 जुलाई 2019 को इसका जजमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया। आइए इसके फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द केस जान लेते हैं। दोस्तों, एक जियोलॉजिकल टेबल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर जो लाल सिंह है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिनका देहांत 1951 में हो गया था। लाल सिंह के देहांत होने के बाद 1964 में इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और बंटवारे के अंदर यह प्रॉपर्टी इंदर सिंह के पास आ गई। अब इंदर सिंह के बाद ये जो प्रॉपर्टी है उनके 4 बच्चों में जाएगी, जिसमें से 3 बच्चे हैं, गुरुचरण सिंह, धर्म सिंह और स्वर्ण सिंह, और उनकी एक बेटी है धर्म कौर। अब जो धर्म सिंह उनका जो बेटा है, जिनके पास ये जो प्रॉपर्टी जा रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे अपनी दूसरी पत्नी को, जिसके तहत इस प्रॉपर्टी को जो है वो चैलेंज किया गया है धर्म सिंह के बेटे द्वारा, जो है असनूर सिंह। असनूर सिंह के इस सेल डीड को जो ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी को, इस पर जो है चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों, असनूर सिंह का यह कहना है कि यह जो प्रॉपर्टी है वो है पैतृक संपत्ति और इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में उसका भी अधिकार है। उनके पिताजी इस प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते क्योंकि उनका भी इसमें हिस्सा बनता है। 2004 में असनूर सिंह ने इस सेल डीड को चैलेंज किया है और उनका यह कहना है कि उनके जो पिताजी है, जो उनको धर्म सिंह जी है, उन्होंने झूठ बोलकर गलत तरीके से इस प्रॉपर्टी को उनकी दूसरी पत्नी को दे दी है, जिसमें उन्होंने कोई भी पैसे की लेन देन नहीं की है और एक फ्रॉडुलेंट तरीके से यह सेल डीड कराई गई है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है, क्या आज के समय में असनूर सिंह यह ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि जो प्रॉपर्टी है क्या उसमें भी उसका अधिकार है, जबकि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा पार्टीशन 1964 में हो चुका था और बंटवारा होने के बाद यह प्रॉपर्टी अभी तक 4 पीढ़ियों में नहीं पहुंची है, जिस वजह से अभी तक ये एंसेस्ट्रल नहीं बनी है। दोस्तों, लोगों में कंफ्यूजन यही स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह एक पैतृक संपत्ति मानी जाएगी और कुछ लोगों का यह कहना है कि यह बंटवारा हो गया 1964 में, जिस वजह से यह पैतृक संपत्ति नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं। हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार नियम साल 1956 में लागू किया गया था। इससे पहले सक्सेशन जो डिसाइड किया जाता था, अगर किसी के देहांत हो जाता है, जो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, जिसके लिए मिताक्सना एंड दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से सक्सेशन डिसाइड किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मिताक्सना लॉ के तहत डिसीजन जो दिया गया है, अगर किसी व्यक्ति को उसके पिता द्वारा अगर कोई संपत्ति दी जा रही है तो वो भी उसकी पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी, यानी कि उसकी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी और जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया उसके आगे की 3 पीढ़ी तक उसके अंदर बराबर का अधिकार रखेगी, चाहे उस प्रॉपर्टी का बंटवारा भी क्यों ना हो गया हो। यह चीज भी इस रिलेवेंट जजमेंट में क्लियर करी गई, जहां पर लाल सिंह जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, जिनका देहांत हो गया और इंदर सिंह के पास ये प्रॉपर्टी आ गई, तो अब इंदर सिंह की ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसके बाद ये 3 पीढ़ी तक यानी धर्म सिंह, उनके बाद जो असनूर सिंह है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार रखेंगे। चाहे 1964 में इंदर सिंह ने इस प्रॉपर्टी का बंटवारा या पार्टीशन क्यों ना कर दिया हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में असनूर सिंह इस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार रखते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट केस में भी ट्रायल कोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर किया, जिसमें जो प्रॉपर्टी थी 1951 में ट्रांसफर कर दी गई थी, जिस समय हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं था।
यानी उस प्रॉपर्टी को मिताक्सना स्कूल ऑफ लॉ के तहत देखा जाएगा, जिसके तहत जो असनूर सिंह है वो इस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार रखते और इस सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा। जब यह चीज आगे एपलेंट कोर्ट में ले जाई गई, तब एपलेंट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो सही ठहराया। लेकिन जब यह मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट का यह कहना था हिंदू सक्सेशन एक्ट तो 1956 में ही लागू कर दिया गया था। उसके बाद पार्टीशन इस प्रॉपर्टी का 1964 में किया गया, यानी पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी मिली है वो सेल्फ अक्वायर्ड यानी स्वयं अर्जित संपत्ति ही कहलाई जाएगी, जिसके तहत जो असनूर सिंह है उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रखते और इस सेल डीड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यह चीज आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाई गई, जिसके तहत इस सेल डीड को चैलेंज किया गया और यह सवाल पूछा गया, क्या यह प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी या फिर इसको स्व अर्जित यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस का रेफरेंस दिया गया इस प्रेजेंट जजमेंट के लिए, उत्तम वर्सेस सौभाग्य सिंह, जहां पर यह डिसीजन दिया गया था इस केस के अंदर कि अगर किसी की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है तो वो जॉइंट फैमिली अपना कैरेक्टर लूज कर देती है और वो प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है वो 1956 के बाद ओपन होना चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है वो 1956 के बाद मिल रही हो, तभी हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा। अगर इससे पहले की अगर प्रॉपर्टी 1956 से पहले की है तो उस केस में मिताक्सना स्कूल ऑफ लॉ के तहत देखा जाएगा, यानी अगर किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिली है उसके पिता से, उसके परदादा से मिली है, दादा से मिली है, परदादा से मिली है, तो उस केस में जो संपत्ति उसे मिली है वो उसके आगे की 3 पीढ़ी तक बराबर का अधिकार रखेगी। ये चीज इस रिलेवेंट जजमेंट में क्लियर कर दी गई। और चाहे वहां पर प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्यों ना कर दिया हो, पार्टीशन होने के बाद जो को पार्टनर प्रॉपर्टी है उसमें 3 जनरेशन वालों का बराबर का अधिकार होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बताया कि जो सक्सेशन हुआ था वो 1951 में किया गया था, यानी ओपन किया गया था, क्योंकि उस समय लाल सिंह जो प्रॉपर्टी का ओनर था जिसकी डेथ हुई थी, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है उनके बेटे इंदर सिंह को दी गई थी, जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी उनकी मानी गई। यानी अगर इस को पार्टनर प्रॉपर्टी को चाहे कभी भी जो इंदर सिंह है वो पार्टीशन करते हैं, 1964 में करते हैं या उसके बाद कभी भी पार्टीशन करते हैं, वो को पार्टनर प्रॉपर्टी ही तहत मानी जाएगी। और इंदर सिंह के जो आगे बेटे जिनको ये प्रॉपर्टी जाएगी, धर्म सिंह है, उसके आगे जो असनूर सिंह है जिनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, वो उस प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार रखेंगे, 3 पीढ़ी तक वो बराबर का अधिकार रखेंगे, जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी साफ तौर पर निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और क्लियर करी है कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो सिर्फ लीगल नेसेसिटी यानी किसी इमरजेंसी के थ्रू या फिर बेनिफिट ऑफ एस्टेट के चलते पैतृक संपत्ति बेच सकता है। लेकिन इस प्रेजेंट केस की बात करें तो धर्म सिंह, जिन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी जिसमें कोई भी पैसों की लेन देन नहीं करी गई थी, जिसके तहत यह माना जाता है कि यह जो प्रॉपर्टी थी जो बिना पैसों की लेन देन के की गई थी और इसमें कोई भी लीगल नेसेसिटी यानी इमरजेंसी का केस निकल के नहीं आता है, कोई बेनिफिट ऑफ एस्टेट निकल के नहीं आता है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो डिसीजन दिया था इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये जो सेल डीड थी उसको वॉइड करार कर दिया गया है। अब दोस्तों, इस रिलेवेंट जजमेंट को एक समराइज हम कर देते हैं। यहां पर अगर जो प्रॉपर्टी आपको मिली है वो डिस्प्यूटेड है, 1956 के पहले की है या 1956 के बाद की है। अगर कोई प्रॉपर्टी 1956 की पहले की है तो उसमें मिताक्सना स्कूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी अगर किसी व्यक्ति को 1956 से पहले अगर ये प्रॉपर्टी मिली है उसके देहांत होने के बाद, तो उस केस में उसका अधिकार जो है आगे की 3 पीढ़ियों तक रहेगा, यानी को पार्टनरी प्रॉपर्टी राइट आगे की 3 पीढ़ियों को भी मिलने वाला है, यानी ये एक पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। पर अगर किसी व्यक्ति का देहांत 1956 के बाद हुआ है और उसके बाद उसे जो 1956 के बाद ही प्रॉपर्टी मिली है, तो उस केस में उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को सेल्फ अक्वायर्ड यानी स्व अर्जित संपत्ति माना जाएगा। लेकिन उस संपत्ति को अगर अपने पिता या अपने दादा के नाम से यूज कर रहा है अगर कोई, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और अगर ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों तक अगर बंटवारा नहीं होती है, बिना बंटवारे अगर बिना पार्टीशन के अगर रहती है, तो उस केस में ये
पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बेसिक डिफरेंस होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने से पहले और हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने के बाद का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति रिलेटेड जो रिलेवेंट जजमेंट था उसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर दी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।